हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, अपना आज का टॉपिक है मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स हैं वो समझने थोड़े से और भी आसान हो जाएंगे अगर आप ध्यान दीजिए मेरे पहले के वीडियोस में, जहां पर मैंने आपको डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स के बारे में बताया है। ठीक है ना? तो वहां पर भी मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड कई बातें बोली हैं। एंड साथ में जब मैंने आपको oogenesis एक्सप्लेन किया तो oogenesis में भी मैंने रिलेटेड कुछ पॉइंट्स बताए। ठीक है ना? तो उन्हीं सारी चीजों के अलॉन्ग विद अगर आप चीजों को लेकर के समझोगे मेंस्ट्रुअल साइकिल में, तो ये आपके लिए टॉपिक बहुत आसान हो जाने वाला है। हालांकि बहुत टफ नहीं है। तो शुरुआत यहां से करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल में समझने के लिए। आपको ये ध्यान देना है कि M फॉर मेंस्ट्रुअल साइकिल, M फॉर मैमल्स। अभी कौन से मैमल्स? तो सारे प्राइमेट मैमल्स, जितने भी प्राइमेट्स होता है, ठीक है ना, जो भी प्राइमेट्स होते हैं, तो उन प्राइमेट्स में भी आपको ध्यान देना है कि ऑल द फीमेल प्राइमेट्स, जितने भी फीमेल प्राइमेट्स होते हैं, उन फीमेल प्राइमेट्स में एक खास तरीके का रिप्रोडक्टिव साइकिल चलता रहता है। एंड उस रिप्रोडक्टिव साइकिल को ही क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। ठीक है ना? अब मेंस्ट्रुअल साइकिल आपको ध्यान देना है कि फीमेल प्राइमेट में पाए जाने वाला रिप्रोडक्टिव साइकिल है। ठीक है? तो अब बचे हुए दूसरे जो मैमल्स हैं उनमें कौन सा रिप्रोडक्टिव साइकिल चल रहा है? ऑब्वियसली उनमें भी कोई रिप्रोडक्टिव साइकिल चल रहा होगा। उस रिप्रोडक्टिव साइकिल को जो अदर मैमल्स में पाया जाता है, अदर देन प्राइमेट्स, प्राइमेट्स को छोड़ करके जो दूसरे मैमल्स होते हैं, जैसे काऊ हो गए, शीप हो गए, बुफेलो हो गए, तो ये प्राइमेट नहीं है ना। डॉग हो गए, ये प्राइमेट नहीं। तो नॉन प्राइमेट मैमल्स जो होते हैं उसमें जो रिप्रोडक्टिव साइकिल पाया जाता है या चलता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ईस्ट्रस साइकिल। अभी ईस्ट्रस साइकिल जो है आपके सिलेबस में खत्म कर दिया गया है। इस बार से जो एनसीईआरटी की जो सिलेबस है, जो नया सिलेबस है रिसेंट, उसमें ईस्ट्रस साइकिल नहीं है। पहले ईस्ट्रस साइकिल चला करता था, तो ईस्ट्रस साइकिल से रिलेटेड चीजें आपको नहीं पढ़नी, ध्यान दीजिएगा। बुक में कहीं पर अगर दी हो तो बस उसको एज यूजुअल एक जनरल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लेंगे। अब आते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है उसको कितनी फेजेस में डिवाइड किया गया है। तो 4 फेजेस है मेंस्ट्रुअल साइकिल में, आपको ध्यान देना। जो सबसे पहली फेज है दैट इज मेंस्ट्रुअल फेज, जिसको मेंसेस भी कहा जाता है, मेंस्ट्रुअल फेज। जो दूसरी फेज है वो फॉलिकुलर फेज है। थर्ड फेज जो है उसको ओवुलेटरी फेज या ओवुलेशन बोलेंगे। अभी ओवुलेशन के बारे में हमने कई बार आपको बताया। ओवुलेशन फिक्स है, एकदम कांस्टेंट है कि दिस इज ओवुलेशन जो होता है पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल का 14th डे रिलीज होगा। ठीक है? जो ओवुलेशन होगा, जो एग जिसे सेकेंडरी oocyte बोलेंगे, वो 14th डे रिलीज करेगी ओवरी। ठीक है? एंड जो लास्ट फोर्थ जो फेज है दैट इज ल्यूटल फेज, वो ल्यूटल फेज कहलाएगा। तो ये जो चारों फेजेस हैं एक सीक्वेंस में आ रहा है। ठीक है? ये सीक्वेंस में आ रहा है। आपको ध्यान देना कि ये जो पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल प्राइमेट में, ये 28 जनरली तो 28 डेज का ही होता है, एकदम फिक्स है कि 28 डेज। लेकिन यूं भी कुछ बुक्स में लिखा है या ऑप्शन में आपको यूं भी दिया जा सकता है कि 28/29। ठीक है? 28/29 डेज के इंटरवल में। ठीक है? जैसे आप देखिए 1 से स्टार्ट किया, यहाँ से ये 1 है, 1 से स्टार्ट किया, ये पूरा ग्राफ से चीजों को समझेंगे। नीचे जो हमने काउंट करा है ये दिस इज नंबर ऑफ डेज। तो 1 डे से लेकर के आप चले जाइए, ऐसे यूं चलते जाएंगे। ये हो गया यहाँ पर आगे 28 डे। ठीक है? अब 28 डे या 28/9, मतलब 28 या 28/29 डेज के इंटरवल में। ठीक है? रिपीट होने वाला एक रिप्रोडक्टिव साइकिल है। समझ में आ रही बात? एंड दिस रिप्रोडक्टिव साइकिल कंप्लीट्स इन 4 फेजेस या इंक्लूड्स 4 फेजेस। पहला हो गया आपका मेंस्ट्रुअल फेज, देन फॉलिकुलर फेज, देन ओवुलेटरी फेज या ओवुलेशन, और सबसे लास्ट में है आपका ल्यूटल फेज। ठीक है ना? तो इन्हीं चारों फेजेस को 28 डे में कंप्लीट किया जाता है। और इसकी पहचान क्या है? नॉर्मली कैसे देखेंगे? तो शुरुआत के 1 2 3 4 5, देखिए ध्यान से देखिए 1 ये, फिर जो रेड पेन से लिखा हुआ है वो हमने 2 4 इस तरीके से, एंड एक डिफरेंस रखा है, जैसे कि छोटी जगह थी तो उस हिसाब से डायग्राम को समझाने में
तो जो ब्लैक से लिखा है वो 1 और फिर गैप करके 1 के बाद हमने 3 लिया है, 5 लिया, जो एनसीईआरटी में डायग्राम बना उसी के थ्रू ही चले, थोड़ी चीजें एक्सप्लेन करने के लिए आपको इसमें मेंशन कर दी। तो 1 2 3 4 5 शुरू के करीब 4 से 5 दिन, ठीक है, 4 to 5 डेज क्या होता है, मेंसेस। मेंसेस का मतलब एक ब्लीडिंग फेज होती है, ठीक है, ब्लीडिंग, ब्लड रिलीज होगा शुरू के 5 डेज। एंड फिर उसके बाद इसके बाद आप काउंटिंग करना शुरू करेंगे 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ऐसे ये पूरा चलते चले जाएंगे और यहाँ 28 पर पहुंचेंगे। तो यहाँ देखिए शुरुआत के 1 2 3 4 5 डेज ये एक मेंसेस, एक ब्लीडिंग फेज है। एंड यहाँ से फिर जब 28 डे जैसे ही पूरा हो जा रहा है 28 डे या 28 डे कंप्लीट होकर के जस्ट 29th डे, ठीक है ना, उसके तुरंत बाद अब 29 के बाद फिर अगला काउंट क्या काउंट किया जाएगा, 28 या 29 के बाद अगला क्या काउंट किया जाएगा, फिर फर्स्ट डे से काउंट किया जाएगा। तो आप देखिए जैसे ही 28th डे कंप्लीट हो रहा है, 28th डे के तुरंत बाद 28th या कुछ रेयर केसेस में जनरली एक नॉर्मल कोर्स में क्या होता है कि 28 डे कंप्लीशन के बाद या यूजुअली कभी कभी 29th डे के कंप्लीट होने के बाद भी तुरंत क्या होगा, फिर से एक ब्लीडिंग फेज आ जाएगी, ब्लीडिंग फेज या मेंस्ट्रुअल फेज। तो ये आपका एक ब्लीडिंग शुरुआत के 5 दिन करीब, और उसके बाद फिर जब 28 कंप्लीट हुआ या 29 कंप्लीट हुआ तो उसके बाद फिर एक ब्लीडिंग फेज। तो एक ब्लीडिंग से दूसरी ब्लीडिंग जो फेजेस है वो पूरा एक 28 डे का साइकिल है, ठीक है, 28 डे के इंटरवल में ये सारी चीजें आनी है। तो इस वजह से ये जो पूरा साइकिल है इसको क्या कहा जा रहा है, एक रिप्रोडक्टिव साइकिल ऑफ फीमेल या मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। अब जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है क्या शुरू से ही सारे फीमेल प्राइमेट्स में पाया जाता है, तो नहीं। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल उसकी खास बात है कि फर्स्ट मेंसेस जो रिलीज होगा, जो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन आएगा जो रिलीज होगा, दैट इज ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। जब प्यूबर्टी एक जो फीमेल प्राइमेट है जब अपनी प्यूबर्टी की एज में आ जाएगी। अभी यहाँ पर क्योंकि फीमेल प्राइमेट में तो बहुत सारे प्राइमेट हैं, हम लोग स्पेशली किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम लोग स्पेशली बात कर रहे हैं ह्यूमन बीइंग के बारे में। तो ह्यूमन फीमेल, ठीक है, जब अपनी एज ऑफ प्यूबर्टी में आ जाएगा, प्यूबर्टी की एज कितनी बताई थी, तो आपका 13 to 15 ईयर, ठीक है ना। तो जब अपनी प्यूबर्टी की एज में आ जाएगी तो प्यूबर्टी की एज में जो फर्स्ट मेंसेस रिलीज होगा उसको क्या बोलेंगे, दैट इज नोन एज मीनार्क, MENAR फेज, मीनार्क। वो फर्स्ट जो मेंसेस है वो कब रिलीज होगा, जब फीमेल प्राइमेट ह्यूमन बीइंग जो है वो अपनी किस फेज में आ जाएगी, प्यूबर्टी की एज में आ जाएगी। जैसे ही प्यूबर्टी की एज में उसने एंट्री ली, ठीक है ना, तो प्यूबर्टी जो कैरेक्टर जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर ऑनसेट है हो रहे हैं, तो उसी में अलॉन्ग विद आपको ध्यान देना जो फर्स्ट मेंसेस रिलीज हो रहा है वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा मीनार, ठीक है। एंड ये रिप्रोडक्टिव साइकिल होल लाइफ नहीं रहेगा, अब प्यूबर्टी की एज से पूरी होल लाइफ नहीं रहेगा, ठीक है। ये कब तक रहेगा, ये एक एज करीब 45 से 50, ठीक है, 45 ईयर या 50 ईयर तक रहेगा, ठीक है। और इसके बाद जब लास्ट मेंस्ट्रुअल आ रहा है, जैसे 45 या 50 की एज में जब लास्ट मेंस्ट्रुअल आ रहा है, तो उस लास्ट मेंस्ट्रुअल को क्या बोलेंगे, मेनोपॉज बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे, मेनोपॉज बोलेंगे। ये क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं, मेनार्क और मेनोपॉज क्या है। तो मेनार्क क्या है, वो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल, और जो मेनोपॉज है वो क्या है, एज ऑफ 45 या 50 के बीच में जो लास्ट मेंस्ट्रुअल आ रहा है उसको कहा जाएगा, ठीक है। अब आइए हार्मोनल पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को समझते हैं कि ये सब है क्या। तो बेटा जरा ध्यान दो, यहाँ पर इस जो ग्राफ में जो चीजें एक्सप्लेन करी गई हैं, ऊपर आप ये देख रहे हैं, दिस इज लेवल ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन्स। यहाँ पर FSH जो ग्रीन से यू मार्क करके दिखाया है ग्राफ में, ये FSH क्या है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और जो रेड से यू करके दिखाया ये क्या है, दिस इज LH मतलब क्या हो गया, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब आते हैं यहाँ पर उसके बाद नीचे की तरफ, तो उससे नीचे देखिए ये जो पूरे सब दिखाए हैं ये क्या हो गए, ओवेरियन इवेंट्स हो गए। ओवेरियन इवेंट्स का मतलब कि ओवरी में फॉर्मेशन किसका हो रहा है, ग्रेफिन फॉलिकल का हो रहा है ना, मैच्योरेशन किसका हो रहा है, ओवेरियन फॉलिकल्स का। और वही फॉलिकल्स जब पूरी तरह मैच्योर हो जाएंगे, ठीक है, तो उसी मैच्योर फॉलिकल को क्या बोलेंगे, ग्रेफिन फॉलिकल। ग्रेफिन फॉलिकल से एक एग रिलीज हो रहा है जिसको सेकेंडरी oocyte बोलोगे, एग्जैक्टली वो एक नहीं है, सेकेंडरी oocyte है। एंड उसके बाद
जो बचा हुआ मास होता है फॉलिकल का, वो आगे क्या बना रहा है। देन इससे नीचे जब आ रहा है तो देखिए यहाँ पर इस पूरे ग्राफ में दिखाया गया लेवल ऑफ ओवेरियन हॉर्मोन्स। ओवरी से भी तो हार्मोन रिलीज हो रहा है ना, ओवरी से भी हार्मोन रिलीज हो रहा है, तो लेवल ऑफ ओवेरियन हॉर्मोन्स। एंड सबसे नीचे ये जो डायग्राम बनाया हुआ है, ये डायग्राम, इस डायग्राम में ये दिखाने की कोशिश की गई है कि जो एंडोमेट्रियम है, ठीक है, ये जो है दिस इज, ये क्या है, ये यूट्रस की वॉल, जो थर्ड वॉल होती है यूट्रस की अंदर की तरफ, इनर वॉल ऑफ द यूट्रस, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम। और आपको ध्यान देना है कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसमें यूटेराइन इवेंट्स चलते हैं, मतलब जो एंडोमेट्रियम है वही एंडोमेट्रियम टाइम टू टाइम कोरोड होगी, उसका कोरोजन हो जाएगा, और जब वो कोरोड होती है तो अपने साथ बहुत सारा ब्लड कैपिलरीज जो होते हैं रप्चर होते हैं, ठीक है, ब्लड कैपिलरीज रप्चर होंगे। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो जो एग, जो सेकेंडरी oocyte वहां पर पहुंचा था, वो पूरा क्या होगा, वहां से उसके साथ बाहर आएगा। तो यहाँ पर जब ब्लड कैपिलरीज वगैरह रप्चर होते हैं, एंडोमेट्रियम जब कोरोड होती है, तो उसी का आउटपुट है कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसके फर्स्ट 1 to 5 डेज क्या होता है, मेंसेस रिलीज होगा, और 28th डे जैसे ही पूरा होगा उसके बाद फिर से एक सेकंड मेंसेस आएगा। तो फर्स्ट मेंसेस से सेकंड मेंसेस के बीच का ये जो पूरा एक जो डे ड्यूरेशन है, ये कितने दिन का है, 1 से लेकर के 28 डेज का ये पूरा साइकिल है, इसलिए इसको क्या बोला जा रहा है कि एक मंथ कहा जा रहा है, ठीक है ना, 1 month ऑफ द रिप्रोडक्टिव साइकिल मंथ माना जाता है। ठीक है, अब जरा समझते हैं जो आपका हाइपोथैलेमस है, ब्रेन का जो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस से क्या रिलीज हुआ बेटा, हाइपोथैलेमस से रिलीज हुआ गोनेडोट्रोपिन्स, ठीक है, वो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स, उन्होंने क्या किया, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी पर वर्क किया। और जब उन्होंने एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी पर वर्क किया तो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, जिसको एडनोहाइपोफाइसिस भी कहा जाता है, वहां से कौन सा हार्मोन रिलीज हो रहा है, गोनेडोट्रोपिन्स। अब ध्यान देना, जो आपका हाइपोथैलेमस है वहां से गोनेडोट्रोपिन हार्मोन रिलीज हो रहा है, ठीक है, और पिट्यूटरी लोब, जो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, वहां से गोनेडोट्रोपिन्स रिलीज हो रहा है, ठीक है। तो गोनेडोट्रोपिन्स में कौन है, एफएसएच और एलएच, ठीक। अब जरा ध्यान दीजिए, शुरुआत में जो एफएसएच का लेवल है वो ब्लड में क्या है, एक नॉर्मल वे में, एंड धीरे 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 ये देखिए इसका लेवल बढ़ रहा है। ये जो एफएसएच है, इस एफएसएच के लेवल पे ध्यान दीजिए, ये धीरे धीरे एफएसएच का लेवल क्या है, ये ब्लड में बढ़ रहा है, ठीक है। और जैसे जैसे एफएसएच का लेवल ब्लड में बढ़ता जा रहा है, अच्छा उस समय जिस समय एफएसएच का लेवल ब्लड में बढ़ रहा है, एलएच भी रिलीज हो रहा है, लेकिन एलएच का जो अमाउंट है बहुत क्या है, कम है रिलेटिवली। जो एलएच का जो एक लेवल है ब्लड में वो काफी कम है। अब देखिए एफएसएच क्या हुआ, काफी बढ़ता गया धीरे धीरे। तो जैसे जैसे एफएसएच ब्लड में बढ़ रहा है, एफएसएच क्या है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो ओवेरियन फॉलिकल्स हैं उन्हीं को तो स्टिमुलेट कर रहा है। और जो ओवरी में अनडिफरेंशिएटेड फॉलिकल्स हैं, वो फॉलिकल्स कौन है, यहाँ पर देखिए लिखो पीएफ का मतलब क्या हो गया, प्राइमोर्डियल फॉलिकल। तो ये प्राइमोर्डियल फॉलिकल, अब जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है एफएसएच, इसकी वजह से ये जो प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स हैं ये धीरे धीरे प्राइमरी फॉलिकल्स में, देन सेकेंडरी फॉलिकल्स में, देन टर्शरी फॉलिकल में, और टर्शरी फॉलिकल के बाद ये ग्रेफिन फॉलिकल में। अब जरा ध्यान दो, जैसे जैसे ये एफएसएच का लेवल इंक्रीज होता जा रहा है ब्लड में, ये देखिए ओवेरियन फॉलिकल्स भी क्या हो रहा है, इनकी भी ग्रोथ होती जा रही, और जिस समय एफएसएच का लेवल ब्लड में एकदम पीक पर है, ये देखिए ब्लड में एकदम पीक पर है, ठीक है, उस समय हमारे जो फॉलिकल है वो पूरी तरह मेच्योर हो गया है, और एकदम 100% मेच्योर जो एक फॉलिकल, ओवेरियन फॉलिकल है, उसको क्या बोलोगे, यहाँ पर लिखा हुआ है GFR का मतलब हो गया ग्रेफियन फॉलिकल। तो ये ग्रेफियन फॉलिकल, एंड ग्रेफियन फॉलिकल जो बन गया, ये जो पूरा कंप्लीट मैच्योरेशन है, ये आप देखिए 13th डे, ठीक है, ये 13th डे लिखा हुआ है। तो 13th डे आप ध्यान दीजिए, ये 13th डे जो है ये ग्रेफियन फॉलिकल पूरी तरह मेच्योर हो गया, ठीक है। और जैसे ही 13th डे कंप्लीट हुआ, 14th डे में ये इवेंट हमारा पास हुआ आगे, ये जो इवेंट है अभी 14th डे में इसने एंट्री ली, तो उस 14th डे आप देखो, ध्यान दो, ये क्या है, ये लेवल पीक पर है, एफएसएच का लेवल पीक पर है, मतलब इससे ज्यादा लेवल हाई नहीं होगा एफएसएच का। क्या होगा, उसी समय ध्यान दीजिए एलएच का लेवल भी ब्लड में धीरे धीरे इंक्रीज होना शुरू हुआ, ठीक है। और जब एलएच का लेवल धीरे धीरे ब्लड में इंक्रीज हुआ, एफएसएच का लेवल पीक पर है, तो उसी समय क्या हुआ,
ये जो ग्रेफिन फॉलिकल है ये रप्चर हुआ। 14th डे देखिए ग्रेफिन फॉलिकल रप्चर हुआ और रप्चर होने के बाद इसने ये ओवम रिलीज किया। ओवम एक्चुअली यहाँ पर नहीं कहोगे एग्जैक्टली, किताबों में ओवम ही लिखा हुआ है, लेकिन आपको ध्यान देना है जरा, उस पे जाइए। जब oogenesis एक्सप्लेन किया तो oogenesis में मैंने चीज आपको समझाई है कि जो ग्रेफिन फॉलिकल से जो रिलीज हो रहा है, ठीक है, वो कौन है, वो सेकेंडरी oocyte है। मतलब जो मैच्योरेशन फेज की मियोसिस फर्स्ट है केवल वो कंप्लीट हुई है और उसके बाद जो सेल जनरेट हुई है उसको क्या बोलोगे, उसको बोलोगे सेकेंडरी oocyte। तो सेकेंडरी oocyte यहाँ पर रिलीज हुआ, ठीक है। और उसके बाद जो रेस्ट मास ऑफ द फॉलिकल है, वो जो फॉलिकुलर मास है वो आगे बढ़ गया, ठीक है। अब ये जो फॉलिकुलर मास है, ठीक है, ये फॉलिकुलर मास किस में कन्वर्ट होगा, ये कन्वर्ट होगा कार्पस ल्यूटियम में। और कार्पस ल्यूटियम को जनरेट करने के लिए, कार्पस ल्यूटियम को जनरेट करने के लिए आपको याद रखना है कि किस हार्मोन की जरूरत है, किसकी जरूरत है, तो वो जरूरत है ये देखिए एलएच की। अब ये एलएच का लेवल देखिए ब्लड में यहां से, जब यहाँ इसका लेवल पीक पर था एफएसएच का, ठीक है, उसी समय एलएच का लेवल भी अब यहाँ पर पीक पे है। तो जब ये एलएच का लेवल पीक पर है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल पीक पर है एंड ब्लड में मेंटेन है, तो उसकी वजह से क्या होगा, ये जो रेस्ट मास ऑफ फॉलिकल है ये एक येलोइश मास में धीरे धीरे ग्रो होना शुरू होगा। अब जरा ध्यान दो, 14th डे के बाद 15th डे 14th डे पर एक रिलीज हुआ, जस्ट उसके बाद से ही ये रेस्ट मास ऑफ द जो फॉलिकल है ये धीरे धीरे ग्रोथ करना शुरू कर रहा है। और कब तक ये ग्रोथ करेगा, ये ग्रोथ करेगा 21th डे। 21th डे तक इसकी एकदम ग्रोथ बहुत एकदम पूरी तरीके से एनलार्ज फॉर्म में दिखाई देगा। येलो कलर का मास है इसलिए इसको येलो बॉडी भी बोलते हैं। वैसे इसका क्या नाम है, कार्पस ल्यूटियम। तो ये जो कार्पस ल्यूटियम है ये किसकी वजह से बन रहा है, ये जो स्टेब्लिश हो रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ द रेज्ड लेवल ऑफ द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इनटू द फीमेल्स ब्लड, ठीक है। तो ये जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है ये देखिए ब्लड में मेंटेन है और इसका लेवल कब तक हाई है, ऑब्वियसली 21th डे तक इसका लेवल देखिए यहाँ पर हाई है। और 21th डे के बाद जो ये एलएच है इसका लेवल ब्लड में क्या होने लगा, कम होने लगा। क्यों भाई कम होने लगेगा, इसलिए अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ मान लीजिए, है ना, फेलोपियन ट्यूब में, अब यहाँ से ओवरी ने तो एक रिलीज कर दिया 14th डे, अब ये कहाँ जा रहा है सेकेंडरी oocyte, फेलोपियन ट्यूब में। फेलोपियन ट्यूब में, ठीक है, एक मैक्सिमम लिमिट है कि कब तक फर्टिलाइजेशन के चांसेस हैं। तो 14th डे से लेकर के अगले 7 दिन, तो 14 में आपने 7 जोड़ा, 14 में 7 जरा ऐड कर दी, कितना हो रहा है 21। तो अगले 7 दिन मतलब 21th डे तक फर्टिलाइजेशन के चांसेस हैं। और अगर फर्टिलाइजेशन हो गया, ठीक है, फर्टिलाइजेशन हो गया तो वो जो जाइगोट है वो जाइगोट में क्लीवेज होगा, ठीक है, फिर अगला क्लीवेज होगा, फिर अगला क्लीवेज होगा। इस तरीके से कुछ क्लीवेजेस के बाद ये नंबर ऑफ सेल्स बन जाएंगे। उन जो नंबर ऑफ सेल्स का एक जो मलबरी मास जो जनरेट होगा उसको क्या बोलोगे, उसको बोलोगे मोरुला। मोरुला के बाद अगली स्टेज क्या आएगी, ब्लास्टुला, फिर अगली स्टेज क्या आएगी, गैस्टुला। तो मतलब कि इम्प्लांटेशन होना, जो जाइगोट बना उससे अब जब ये सारे जो इवेंट्स पार हो रहे हैं, मोरुला, ब्लास्टुला एंड गैस्टुला, अब इम्प्लांटेशन होना है, ठीक है, इम्प्लांटेशन। तो इम्प्लांटेशन कहाँ होगा, यूट्राइन वॉल पर ही तो होगा, एंडोमेट्रियम पर होगा। तो आप जरा ध्यान दीजिए, उसी समय एंडोमेट्रियम भी क्या है, एकदम बहुत एकदम रिच ब्लड सप्लाई है इसमें और ये काफी थिक हो गई है, ताकि यहाँ पर जो है आपका जो एम्ब्रियो है, जो एम्ब्रियोजेनेसिस के लिए सारी चीजें यहाँ पर प्रोवाइड करी जा रही हैं और यहाँ पर इम्प्लांटेशन हो जाए, मतलब प्लेसेंटा का फॉर्मेशन हो, ठीक है। अब प्लेसेंटा का अगर फॉर्मेशन हो गया तो फिर तो एंडोमेट्रियम को मेंटेन रखना है ना पूरे जेस्टेशन पीरियड। पूरे जेस्टेशन पीरियड एंडोमेट्रियम को क्या करना है, मेंटेन रखना है। इसकी वजह से नेचर ने यहाँ पर कार्पस ल्यूटियम जनरेट किया। एलएच के बढ़े हुए लेवल से कार्पस ल्यूटियम जनरेट हो रहा है और कार्पस ल्यूटियम जनरेट जब हो गया, खूब एकदम बड़ा हो गया कार्पस ल्यूटियम, और सपोज यहाँ पर 21th डे तक अगर आकर के फर्टिलाइजेशन हो गया तो अगला इम्प्लांटेशन हो रहा है और उसको फिर मेंटेन करना है पूरे जेस्टेशन पीरियड को। तो उसको मेंटेन रखने के लिए कार्पस ल्यूटियम से जो हार्मोन जनरेट होगा, कार्पस ल्यूटियम भी देखिए हार्मोन को जनरेट करेगा। तो वो जो हार्मोन है वो कौन सा है, प्रोजेस्टेरॉन। तो अब जरा ध्यान दो, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल शुरुआत में 1 से लेकर के और ये आपका 21th डे तक अगर ध्यान से देखें तो 1 से लेके 1st डे से लेके 21th डे तक ये जो प्रोजेस्टेरॉन है इसका लेवल
धीरे 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 करके ब्लड में दिखाई देना शुरू हुआ। और जब आप यहाँ पर पहुंचे, शुरुआत में तो इसका लेवल कुछ नहीं था, एकदम बहुत लो लेवल पे था ये प्रोजेस्टेरॉन, जिसको प्रेगनेंसी हार्मोन भी बोलते हैं। शुरुआत में बहुत लो था, लेकिन जैसे ही यहाँ पर 14th डे के बाद देखिए एक रिलीज हुआ, तो यहाँ से अब ये 14 के बाद 15 डे से ये जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है इसका लेवल देखिए ब्लड में बढ़ना शुरू हुआ। और ये पीक पर बेटा कब है, तो पीक पर ये देखो 21 डे पीक पर है। अब सपोज यहाँ फर्टिलाइजेशन हो गया तो ठीक है, ये पीक पे ही बना रहेगा। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये फिर पीक से धीरे धीरे देखिए नीचे उतरना शुरू होगा। मतलब जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है इसका लेवल धीरे धीरे ब्लड में कम होना शुरू होगा। और कम होते 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 ये 28th डे देखिए अपने वापस पुराने लेवल पर, जो एकदम बिल्कुल नेग्लिजिबल लेवल है, उस पर आ जाएगा। और 28th डे जैसे ही ये प्रोजेस्टेरॉन का लेवल एकदम एकदम बहुत नीचे चला जाएगा ब्लड में, एकदम अपने नेग्लिजिबल लेवल पे कह सकते हो आ जाएगा। तो उस समय जब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बिल्कुल हाई नहीं है तो क्या होगा, ये जो एंडोमेट्रियम है अब ये स्टेब्लिश नहीं रहेगी। अब ये एंडोमेट्रियम यहाँ से कोरोड होगी। तो देखिए एंडोमेट्रियम भी जैसे जैसे प्रोजेस्टेरॉन का लेवल धीरे धीरे ब्लड में कम होना शुरू हुआ है, एंडोमेट्रियम की जो मैसिवनेस है, जो थिकनेस है, वो भी धीरे धीरे क्या हुई है, कम होना शुरू हुई है। और जब ये एकदम बिल्कुल बिलो हो गया है नीचे, तो एंडोमेट्रियम अब स्टेब्लिश नहीं होगी। जो एंडोमेट्रियम यहाँ पर थिक हो गई थी वो यहाँ से फिर कोरोड होगी। तो देखिए 28th डे ये कोरोजन हुआ, और कोरोजन के बाद ब्लड कैपिलरीज वगैरह का रप्चर होगा, तो उससे ये ब्लीडिंग दिखाई दी। समझ में बात आ गई ना। तो ये मेंसेस क्लियर। और प्रोजेस्टेरॉन जो है रिलीज किससे हो रहा है, तो ये ल्यूटेल जो हमारे जो कार्पस ल्यूटियम है उससे। कार्पस ल्यूटियम को मेंटेन किसने किया, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ने। अब 28th डे के बाद जब इसका लेवल धीरे धीरे प्रोजेस्टेरॉन का कम होने लगा, तो इसका मतलब ये है कि कार्पस ल्यूटियम भी श्रिंक होना शुरू हुई। जब तक कार्पस ल्यूटियम एकदम बहुत एकदम एनलार्ज्ड फॉर्म में थी, तब तक तो प्रोजेस्टेरॉन खूब ज्यादा अमाउंट में रिलीज हुआ, ज्यादा मतलब एक नॉर्मल लेवल पे जो मैक्सिमम होता है वहां तक रिलीज हुआ। लेकिन उसके बाद जब प्रोजेस्टेरॉन धीरे धीरे कम होना शुरू हुआ, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो इसका मतलब कि जो हमारे कार्पस ल्यूटियम है, येलो मास जो है, येलो बॉडी, वो भी धीरे धीरे क्या हो रहा है, श्रिंक होना शुरू हुआ, वो भी श्रिंक होना शुरू हुआ। और 28th डे आते आते ये जो कार्पस ल्यूटियम जो श्रिंकेज इसकी दिखाई दे रही है, ये कंप्लीटली श्रिंक होकर एकदम बहुत छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो जब से ये श्रिंक होना शुरू हुआ है, ठीक है, तब से इसको क्या बोलेंगे, तब इसको बोलेंगे कॉर्पस एल्बिकेंस। ठीक है, ध्यान देना, कॉर्पस एल्बिकेंस। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन जैसे आ जाए कि कार्पस ल्यूटियम का कलर क्या होता है, तो कार्पस ल्यूटियम का येलो कलर होता है, इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, येलो बॉडी बोलते हैं। और कार्पस ल्यूटियम का जो एल्बिकेंस बन रहा है, तो एल्बिकेंस जो है उसका कलर क्या है, वो है व्हाइट। तो ये याद रखेंगे, कार्पस एल्बिकेंस को व्हाइट बॉडी कहा जाएगा। ठीक है, व्हाइट बॉडी कहा जाएगा। और कार्पस एल्बिकेंस बनने का मतलब कि अब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जो है वो धीरे धीरे थमना शुरू हो गया, कम होना शुरू हो गया। आगे बात समझ में बेटा। तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जो है वो कह सकते हो कि एलएच के सुपरविजन में चल रहा है, कंट्रोल किया जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर ग्रीन वाला जरा ध्यान दीजिए, लेवल ऑफ ओवेरियन हार्मोन में एस्ट्रोजन हार्मोन, इस लेवल को कौन मेंटेन कर रहा है, इसको कौन बढ़ा रहा है, तो इस लेवल को मेंटेन करने के लिए एफएसएच जिम्मेदार है। एफएसएच इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। कैसे, तो एफएसएच जो है वो देखे, जो हमारे ओवेरियन फॉलिकल्स उनकी ग्रोथ से रिलेटेड हार्मोन है ना। समझ बात आ गई। अब जब फॉलिकल्स ग्रो कर रहे हैं, तो ये जो ओवेरियन फॉलिकल्स हैं, इनका जो फॉलिकुलर पार्ट है, मतलब जो फॉलिकुलर सेल्स हैं, उन फॉलिकुलर सेल्स ने क्या रिलीज किया, एस्ट्रोजन रिलीज किया। और एस्ट्रोजन देखिए जैसे जैसे ये ब्लड में बढ़ता जा रहा है, एस्ट्रोजन जैसे जैसे ब्लड में बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना, क्या हो रहा है, जो आपका जो ये एंडोमेट्रियम है, ये भी धीरे 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 क्या हो रहा है, ये ठीक होता जा रहा है। तो एंडोमेट्रियम जो है, इसको मेंटेन करने के लिए जिम्मेदार कौन है इस पूरे रिप्रोडक्टिव फेज में, इसकी जो थिकनेस है, इसकी जो एक जो कंस्ट्रक्शन है ना, उससे रिलेटेड जो हार्मोन्स है वो कौन है, तो एस्ट्रोजन हो गए और प्रोजेस्टेरॉन हो गए। आ गई बात समझ में, इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। इसके बाद आता है यूटेराइन इवेंट में। तो यूटेराइन इवेंट आप समझी गए हो, एक्सप्लेन अभी मैंने किया एंडोमेट्रियम वाली पूरी बात, वही यूटेराइन इवेंट में उन्हीं को काउंट करेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिए एक बार फिर से कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है दैट इंक्लूड्स 4 फेजेस। फर्स्ट फेज क्या है, मेंस्ट्रुअल फेज। ठीक है,
मेंस्ट्रुअल के बाद क्या है, फॉलिकुलर फेज। इस पूरे फॉलिकुलर फेज में देखो ब्लड में एफएसएच का लेवल इंक्रीज हो रहा है, और जैसे जैसे एफएसएच का लेवल इंक्रीज हो रहा है एस्ट्रोजन का लेवल भी इंक्रीज होता जा रहा है। और फॉलिकुलर फेज जो है दैट इज द फेज रिलेटेड टू द ग्रोथ ऑफ ओवेरियन फॉलिकल। जो प्राइमोडियल फॉलिकल है, जस्ट यंग, वेरी यंग फॉलिकल, प्राइमोडियल फॉलिकल, ये धीरे धीरे प्राइमरी फॉलिकल में कन्वर्ट हुए। प्राइमरी फॉलिकल धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो रहा है, सेकेंडरी में, ग्रोथ होती जा रही है। फिर टर्शियरी फॉलिकल, और टर्शियरी के बाद फिर ग्रेफिन फॉलिकल। समझ बात आ गई। ग्रेफिन फॉलिकल की पहचान क्या है कि ग्रेफिन फॉलिकल जो है उसमें आप ऐसे देखोगे कि आपका एग सेल है, उसके अराउंड एक मेम्ब्रेन, उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक मेम्ब्रेन है, क्या बोलेंगे, जोना पेलिसिडा, एक कवरिंग, देन परफोरेटेड कवरिंग, जोना पेलिसिडा। उसके बाद ये फॉलिकुलर सेल्स का एक जोना पेलिसिडा के अराउंड भी एक बाहर एक कवरिंग है, वो क्या हो गया, वो हो गया कोरोना रेडिएटा। अभी कोरोना रेडिएटा की फॉलिकुलर सेल्स का एक अरेंजमेंट है, ये ऐसा जा रहा है, एक स्टाक टाइप का दिखाई देगा। ये क्या है, क्यूमुलस ऊफोरस, ठीक है। और इस पूरे स्ट्रक्चर में अंदर की तरफ एक हमारा एग सेल प्रेजेंट है, जो सेकेंडरी oocyte है एक्चुअली, उसका न्यूक्लियस, उसके न्यूक्लियस को क्या बोलोगे, उसे बोलोगे जर्मिनल वेस्किल, ठीक है, उसको बोलोगे जर्मिनल वेस्किल। एंड फिर चारों तरफ एक क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन है, एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर दो लेयर है, एक फॉलिकुलर सेल्स की है लेयर, और एक जो फाइब्रस सेल्स की लेयर है। तो ये जो दोनों लेयर है, इसमें बाहर वाली क्या कहलाएगी, आपकी थीका एक्सटर्ना, और जो अंदर वाली है वो थीका इंटरना। और अंदर की तरफ एक बड़ी सी कैविटी, फ्लूइड फिल्ड कैविटी होगी, इस कैविटी को क्या बोलेंगे, एंट्रम। तो ये कैविटी एनलार्ज्ड है, काफी बड़ी दिखाई देगी, किसमें, ग्रेफिन फॉलिकल में। टर्शियरी फॉलिकल में भी ऑब्वियसली ये सारे स्ट्रक्चर होंगे, लेकिन एंट्रम जो है, एंट्रम जो कैविटी, क्योंकि वो बहुत बड़ी नहीं है, इसलिए अभी टर्शियरी फॉलिकल ही इसको बोला जाएगा, या यंग ग्रेफिन फॉलिकल कह सकते हो। ये जो ग्रेफिन फॉलिकल ये पूरी तरह मेच्योर है, जहां पर एंट्रम रिलेटिवली लार्ज होगा, ठीक है। देन अभी ग्रेफिन फॉलिकल कब, किस डे कंप्लीट हुआ, 13th डे पूरा मेच्योर हो चुका है। एंड जब 14th डे जैसे ही आया, जो रिप्रोडक्टिव साइकिल अपने 14th डे में एंटर करेगा, तुरंत ग्रेफिन फॉलिकल रप्चर होगा, और क्या रिलीज हुआ, ओवम। तो जरा ध्यान दो, मेंस्ट्रुअल साइकिल मेंसेस से रिलीज हो रहा है 1 to 5 डे, ठीक है, मैक्सिमम। देन इसके बाद 5 से लेकर के और 13th डे तक क्या है, फॉलिकुलर फेज, मतलब फॉलिकल्स का नेचुरेशन हो रहा है, ग्रोथ हो रही है। 14th डे क्योंकि ग्रेफिन फॉलिकल रप्चर हुआ, उसने क्या रिलीज किया, सेकेंडरी oocyte, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ओवुलेटरी फेज, देखिए ओवुलेशन या ओवुलेटरी फेज। एंड इसके बाद जो रेस्ट मास ऑफ जो कार्पस, ये जो ओवेरियन फॉलिकल है, ये कार्पस ल्यूटेम में कन्वर्ट हो रहा है, और ये जो कार्पस ल्यूटेम का कन्वर्जन है, ये किसमें हो रहा है, ये ओवरी के अंदर ही हो रहा है, ठीक है, ओवरी के अंदर, क्योंकि ओवम जो सेकेंडरी oocyte केवल वही बाहर आ रहा है, बाकी जो मास है फॉलिकल का वो अंदर ही रह जाएगा ओवरी में। तो ये जो है इस पूरे को का जो कन्वर्जन है कार्पस ल्यूटियम में हो रहा है। तो ल्यूटियम से आपको याद रखना है ल्यूटेल फेज, इस पूरे ल्यूटेल फेज में ये हो रहा है। और 21th डे के बाद अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो 21th डे के बाद जो कार्पस ल्यूटियम होगा धीरे धीरे क्या होगा, डीजेनरेट होना शुरू होगा और कार्पस एल्बिकेंस में कन्वर्ट होगा। 28th डे ये एल्बिकेंस कम्प्लीटली एकदम श्रिंक हो चुका होगा, ठीक है, बहुत छोटा रेस्ट मास बन चुका होगा, व्हाइट मास। अब इसके बाद हमारा जो प्रोजेस्टेरॉन है उसका लेवल बिल्कुल कम है, ये भी एकदम खत्म है। और 28th डे जैसे ही कंप्लीट हुआ, देखिए अभी जो एंडोमेट्रियम है जो खूब एकदम थिक हो गई थी, यहाँ पर आकर के एकदम कोरोड हो जाएगी और फिर से नेक्स्ट ब्लीडिंग स्टार्ट होगी। तो फर्स्ट ब्लीडिंग से नेक्स्ट ब्लीडिंग, इसके बीच का जो पूरा टाइम इंटरवल है वो क्या है, फर्स्ट ब्लीडिंग पहले दिन से ही काउंट करोगे, ठीक है। और लास्ट नेक्स्ट ब्लीडिंग कब आ रही, 28th डे के बाद, ठीक है। तो फर्स्ट टू 28 डे, 28 दिनों का, 28 डेज का एक रिप्रोडक्टिव साइकिल है जिसको मेंस्ट्रुअल साइकिल कहा जा रहा है, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद करते हैं कि सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर कोई पॉइंट क्लियर नहीं है तो कमेंट बॉक्स में जाओ, अपनी प्रॉब्लम टाइप करो, ठीक है, और जो भी उसका रिलेटेड आंसर होगा आपको तुरंत आंसर मिलेगा। वीडियो को लाइक करिएगा अगर समझ में आया है तो, ठीक है। अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।